पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट। तो एक पॉइंट जो है ना वो सर्कल के रिस्पेक्ट में कैसा रहता है, तो ये तो मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है क्लास में, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को टर्मिनोलॉजी नहीं यूज की है, पावर ऑफ अ पॉइंट टर्मिनोलॉजी नहीं यूज की थी। तो देखो, अगर मेरे पास कोई सर्कल है, इफ आई हैव अ सर्कल, और सर्कल से अगर मैं किसी पॉइंट, सर्कल है s इज इक्वल्स टू 0, और मैं किसी पॉइंट का, ठीक है, x कॉमा वाई पावर चेक करने की कोशिश करूं, तो पावर ऑफ अ पॉइंट, ध्यान से देखना, पावर ऑफ अ पॉइंट p x कॉमा वाई with respect to a circle s is equals to 0 is s1. Power of a point with circle s is equals to 0 is s1. तो कोई मुझे समझाएगा ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है? Anyone? सर Position of मतलब point with respect to circle. राइट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल में ये चीज मैंने ऑलरेडी बता रखी है ना, कि हम पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल कैसे निकालते हैं। हम पॉइंट पी को सर्कल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और वहां से क्या होता है, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होता है, Outside. आउटसाइड द सर्कल। हाँ, तो ये वही चीज है ना कि S1 आता था वहां से, याद है, पावर ऑफ मतलब पॉइंट को हम सर्कल में सब्स्टिट्यूट करते थे सर्कल की इक्वेशन में, तो सर्कल की इक्वेशन में अगर पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो s इज इक्वल टू 0 S1 बन जाएगा, ये मैंने बता रखा है। तो ये जो मैं s इज इक्वल टू 0 S1 लिख रहा हूँ, ये सबको समझ में आ रहा है ना, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो, पावर ऑफ p ग्रेटर देन 0 होगा, कब होगा, पावर ऑफ p क्या होता है, S1 होता है, ठीक है। S1 ग्रेटर देन 0, क्या बताया था मैंने, जब पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। if p is outside circle, if p is outside circle, power of p is equals to 0, p is on circle, and power of p is less than 0, p is inside circle। अच्छा, अब देखना सब लोग ध्यान से, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं नई, और उसके बाद ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ये पॉइंट से मतलब मेरा है कि वापस से मैं रीडिस्कशन क्यों कर रहा हूँ या इसको एक डिफरेंट नाम क्यों दे रहा हूँ, उसका एक रीजन है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें अभी नहीं पढ़ ली हैं। आपको और कहाँ पे S1 दिखता है, आपको और कौन से फॉर्मूले में S1 का यूज दिखा है जो अभी तक हमने पढ़े हैं? एनीवन? एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। नहीं, सिर्फ S1 जहाँ पे दिखा हो। एंगल बिटवीन में तो R/S1 हो जाता है, वो रेडियस भी यूज हो जाएगा। और कोई फॉर्मूला? लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या होता है? अंडर रूट S1। लेंथ ऑफ टैंजेंट याद आ रहा है सबको, रूट S1 था। Yes, sir. अगर मैं यहाँ से टैंजेंट बनाऊंगा तो ये पी ए लेंथ जो हो जाएगी वो रूट ऑफ S1 हो जाएगी, राइट। मैं नया सर्कल बना रहा हूँ नीचे, देखना ध्यान से। तो अब देखो, पावर ऑफ अ पॉइंट को मैं डिफाइन कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना चुपचाप से, और अगर कोई सी पॉइंट पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके बाद पूछना, जब मैं बताऊंगा कि आप पूछ सकते हो। तो अगर मेरे पास कोई पॉइंट है P, ठीक है, सर्कल के बाहर है, लेट्स से अभी फॉर एग्जांपल, और मैंने बोला कि मैंने टैंजेंट बनाया इस पे, और वो इस सर्कल पे s इज इक्वल्स टू 0 पे, तो वो A पॉइंट पे मीट किया, तो दिस PA लेंथ इज रूट ऑफ S1। तो क्या मैं पावर ऑफ पॉइंट को, क्या मैं पावर ऑफ पॉइंट को, इसको मैं A पॉइंट की जगह T बोल रहा हूँ, क्या मैं पावर ऑफ पॉइंट को PT स्क्वायर बोल सकता हूँ? पावर ऑफ पॉइंट P को PT स्क्वायर बोल सकता हूँ, हाँ या ना एवरीवन?
पीटी कितना होता है, पीटी इज लेंथ, पीटी कितना होता है रूट ऑफ हाँ s1, सर। तो रूट ऑफ s1 का स्क्वायर ही तो कर रहा हूँ, बोल सकता हूँ ना, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो पावर ऑफ अ पॉइंट को आप ये भी बोल सकते हो कि लेंथ ऑफ टैंजेंट का स्क्वायर है, लेंथ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ टैंजेंट का स्क्वायर कैन आल्सो बी said to be as पावर ऑफ पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है सबको, फिर आगे बढ़ूंगा मैं, यस सर। सर यस सर। ठीक है। नाउ सर सी, हाँ सर आयुष बोलो। पावर का, सर पावर का मतलब क्या है? यही तो समझाया कि पावर का मतलब होता है कि सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट कहाँ पे है, पावर ऑफ p अगर ग्रेटर देन वो 0 तो आ रहा हमने है तो पहले सब, भी किया था ना, मतलब वो p इज इक्वल टू 0, p ग्रेटर देन 0। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसका एक रीजन है कि क्यों पढ़ा रहा हूँ, वो रीजन अभी आपको समझ में आएगा। तो पावर ऑफ अ पॉइंट यही होता है, यही चीज होती है, अगर आपको पावर ऑफ अ पॉइंट पूछेगा तो आपको यही चीज करनी है, ठीक है। अभी देखते हैं आगे, थोड़ा सा टाइम, यहाँ तक जितना बताया है उतनी चीजें क्लियर है ना, उसमें कोई हाँ कंफ्यूजन सर। नहीं है ना, ठीक है। यस। अब आप लोगों ने क्लास 10th में एक चीज पढ़ी थी कि पीटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीए इंटू पीबी, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। सेकंड टेंजेंट थ्योरम था शायद। हाँ, पीटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीए इंटू पीबी, ये आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में। जिसने नहीं पढ़ा तो समझ लो कि अगर कोई टैंजेंट होती है मेरे पास और इसी पॉइंट से अगर मैं कोई कॉर्ड बना रहा हूँ तो ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर होता है, इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर होता है। ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा है, इस पर मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा अभी, ठीक है। तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि पावर ऑफ अ टैंजेंट इज पी ए इंटू पी बी, पावर मतलब पावर ऑफ अ पॉइंट इज पी ए इंटू पी बी, फ्रॉम हियर कैन आई से दैट पावर ऑफ अ पॉइंट इज पी ए इंटू पी बी? हाँ सर। हाँ सर। इज पी ए इंटू पी बी। अब देखो ये जो डेफिनेशन है ना, दिस डेफिनेशन इज अ बेटर डेफिनेशन देन लेंथ ऑफ टैंजेंट का स्क्वायर। अगर मैं पावर ऑफ अ पॉइंट को बोलना चाहूँ तो पावर ऑफ अ पॉइंट को लेंथ ऑफ टैंजेंट का स्क्वायर बोलने से बेटर है मैं पी ए इंटू पी बी बोलूँ, ठीक है। इसका रीजन क्या है, देखो अगर मैं पावर ऑफ अ पॉइंट को टैंजेंट से रिलेट करूंगा, अगर मैं पावर ऑफ अ पॉइंट को टैंजेंट से रिलेट करने की कोशिश करूंगा तो जब तक पॉइंट सर्कल के बाहर है तब तक उससे टैंजेंट बना सकता हूँ, अगर पॉइंट सर्कल पे होगा तो भी मैं टैंजेंट बना सकता हूँ, बट अगर पॉइंट सर्कल के अंदर आ जाएगा तो टैंजेंट पॉसिबल ही नहीं है ना, राइट। जब पॉइंट सर्कल के अंदर आ जाएगा तो आप टैंजेंट नहीं बना सकते हो ना, हाँ सर। आया ना। हाँ हाँ। सर। तो ये डेफिनेशन फिर यहाँ पे फिर मैं ये वाली चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मतलब पावर ऑफ अ पॉइंट ग्रेटर देन 0 पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि रूट ऑफ s1 आएगा, अगर पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा तो टैंजेंट की लेंथ 0 हो जाएगी, टैंजेंट की अगर पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा तो लेंथ 0 हो जाएगी ना, तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ जाएगा, बट ये वाला एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशन नहीं समझा सकता। लेंथ ऑफ टैंजेंट की अगर मैं मेंशन करता हूँ तो लेंथ ऑफ टैंजेंट का स्क्वायर अगर मैं मेंशन करता हूँ तो आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। तो दैट इज वाई गलत नहीं है लेंथ ऑफ टैंजेंट का स्क्वायर, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट जब पॉइंट सर्कल के अंदर आ जाता है तो हम उस चीज को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, जो हमें नोन फॉर्मूले हैं उसको यूज करके पावर ऑफ अ पॉइंट को हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो हम पावर ऑफ अ पॉइंट को पी, उससे बेटर है कि हम पावर ऑफ अ पॉइंट को पी ए इंटू पी वी बोलें। अब देखो इसमें क्या एडवांटेज होता है कि अगर पॉइंट सर्कल के अंदर भी आ गया ना तो भी कोई भी कॉर्ड बना लो, इससे कोई भी कॉर्ड बना लो, ठीक है, देन ऑल्सो पी ए इंटू पी बी इज डिफाइंड, पी ए इंटू पी बी तो वैलिड ही है ना। देखो यहाँ से हमने यहाँ से बनाया कोई भी, तो ये ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई भी कॉर्ड बनाई ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ऑल्सो पी ए इंटू पी बी इज डिफाइंड, वो तो डिफाइंड तो है ही, राइट। अगर मैं पॉइंट सर्कल पे ले लेता हूँ, इफ आई टेक अ पॉइंट ऑन सर्कल, ठीक है, अगर मैंने पॉइंट सर्कल पे ले लिया
तो ए और बी तो पॉइंट यही हो जाएंगे क्योंकि क्वाड पॉसिबल ही नहीं है, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू 0, देन ऑल्सो इट इज डिफाइंड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। पी हाँ सर। पॉइंट से मैं कॉर्ड बनाने की कोशिश करूंगा, और पी पॉइंट से जो कॉर्ड बनेगा तो जहां पे भी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट ए हो जाएगा और एक पॉइंट बी हो जाएगा। तो पी ए इंटू पी बी पावर ऑफ अ पॉइंट को बेटर डिफाइन कर रहा है क्योंकि वो हर सिचुएशन में वैलिड है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूंगा कि पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, तो दैट इज इक्वल्स टू S1, और पावर ऑफ अ पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? पावर ऑफ अ पॉइंट इज पी ए इंटू पी बी, वेयर पी पॉइंट से अगर हम कोई कॉर्ड बनाते हैं तो वो सर्कल को ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, आप देखो, अगर मैं पावर ऑफ अ पॉइंट पी ए इंटू पी बी बनाऊंगा ना, पी ए इंटू पी बी बोलूंगा, तो देखो, तो अगर मैंने कोई सर्किल लिया S इज इक्वल्स टू 0, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पी ए इंटू पी बी इज ग्रेटर देन 0 if P is outside circle। आया ना? हाँ ठीक है, क्योंकि पावर ऑफ अ पॉइंट ही तो पी ए इंटू पी बी होता है। तो पावर ऑफ अ पॉइंट सर्कल के बाहर के लिए ग्रेटर देन 0 है, तो पी ए इंटू पी बी भी ग्रेटर देन 0 रहेगा ना। पावर ऑफ अ पॉइंट इज पी ए इंटू पी बी, तो पावर ऑफ अ पॉइंट सर्कल के बाहर किसी पॉइंट के लिए क्या रहता है? ग्रेटर देन 0 रहता है, तो पी ए इंटू पी बी भी ग्रेटर देन 0 हो गया। पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू 0 if P is on circle। ठीक है, and PA into PB is less than 0 if P is inside circle। यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। हाँ सर। किसी को कोई कंफ्यूजन पावर ऑफ अ पॉइंट में क्या होता है? यही टॉपिक है पूरा। अब बताओ, तो पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है? S1 होता है, मतलब पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में डाल देना, पावर ऑफ अ पॉइंट मिल जाएगा आपको। उसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है? उसका ज्योमेट्रिकल मतलब होता है कि वो पी ए इंटू पी बी रिप्रेजेंट करता है। अब ये ए और बी क्या है कि अगर पी पॉइंट से कोई कॉर्ड बना रहा हूँ तो सर्कल को ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो पी पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय पी पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये पावर ऑफ अ पॉइंट होता है। आयुष, अभी समझ में आया? यस सर। अब ये चीज, क्योंकि मुझे पी ए इंटू पी बी बताना था, इसलिए मुझे पावर ऑफ अ पॉइंट दोबारा से बताना पड़ा। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा था स्टिल, मैंने उस चीज को रिलेट किया कि इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, तो इसका ज्योमेट्रिकल मतलब यही होता है। ठीक है, इसलिए दोबारा पढ़ा हमने नए नाम से। एक छोटा सा क्वेश्चन करो, पावर ऑफ अ पॉइंट पी निकालो। पावर ऑफ पॉइंट पी 1,1 विथ रिस्पेक्ट टू, एक सर्किल ले लो, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जल्दी से निकाल के बताओ। P is inside the circle। हाँ, और वैल्यू कितनी आई है? वैल्यू कितनी आई है पावर ऑफ पी की? -1। -1/3 आया होगा। देखो, सर्किल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ना बेटा, हमेशा ऑलवेज सबसे पहला स्टेप शुड बी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करो। सर्किल के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ऑलवेज एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करो। अगर यहाँ से सेंटर निकालोगे ना आप लोग डायरेक्टली, तो आप लोग का सेंटर गलत आ जाएगा, या रेडियस निकालोगे तो गलत आ जाएगा नहीं तो सबसे पहले सर्किल की इक्वेशन को मॉडिफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
-2x - 1/3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जो सेंटर और रेडियस निकालोगे वो सही रेडियस, सेंटर और रेडियस आएगा। ठीक है, तो याद रहे सर्किल की इक्वेशन में x² और y² इक्वल रहते हैं, ट्रू, तभी सर्किल बनेगा। मतलब x² और y² का कोफिशिएंट इक्वल रहेंगे तभी सर्किल बनेगा। बट फॉर बाय सॉल्विंग अ सर्किल, सर्किल को सॉल्व करते वक्त हमेशा x² और y² का कोफिशिएंट 1 कर दो। ठीक है, हाँ Yes, sir. ये चीज मैंने पहले मेंशन नहीं किया क्या? किया था सर। किया था ना? ठीक है। देन आता है एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, पोल एंड पोलर। अब आपको डायरेक्ट ना पोल और पोलर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा बुक में, मतलब बुक में मिल जाएगा सर्किल में, बट आईआईटी के सिलेबस में ये पार्ट नहीं है, इस नाम से नहीं है, पोल एंड पोलर नाम से नहीं है। ये अभी अभी समझ जाओगे कि मैं पोल एंड पोलर पढ़ाऊंगा ना तो आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। थोड़ा सा 15-20 मिनट का पेशेंस रखना बस। तो ऐसा मत सोचना कि सर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ये सिलेबस का पार्ट है, बस सिलेबस में मेंशन नहीं है। और किस तरह से यूज होता है मैं वो भी बताऊंगा। और ये पढ़ाने के बाद पूरे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब जगह आपके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ना आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको बस एक बार समझ में आ जाना चाहिए कि पोल और पोलर क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं ये अलग अलग नाम से आते हैं। अभी मैं समझाऊंगा कि कौन कौन से नाम से आते हैं, खुद ही से अभी आप समझ जाओगे। और वो सारे नाम सिलेबस में मेंशन्ड है। ठीक है, तो देखो पोल और पोलर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो एक फिगर के थ्रू समझाता हूँ। पहले मैंने क्या किया, एक सर्किल लिया, और सर्किल के रिस्पेक्ट में मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया। वो सर्किल के अंदर भी हो सकता है, वो सर्किल के बाहर भी हो सकता है, वो सर्किल पे भी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ ना, सर्किल के अंदर का कोई पॉइंट ले रहा हूँ। फिलहाल मैं सर्किल के अंदर का कोई पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने सर्किल के अंदर का ये पॉइंट लिया ना, तो इस पे व्हाट आई कैन डू इज, मैं बहुत सारी सीक्वेंस बना सकता हूँ। इस पॉइंट को मैं पी बोल रहा हूँ, तो पी से पास होने वाले मैं बहुत सारे सीक्वेंस बना सकता हूँ। राइट एवरीवन? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. कितने नंबर ऑफ सीक्वेंस बना सकता हूँ? Infinite. इनफाइनाइट। ठीक है, कैसे भी सीक्वेंस बना सकते हो, इससे कैसी भी लाइन बना दो, ऐसी लाइन बना दो, ऐसी लाइन बना दो। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस में बना सकता हूँ। आप देखो, मैं थोड़ा सा ना इसको चेंज कर रहा हूँ, राइट साइड में बना रहा हूँ जिससे कि फिगर सही से बने। ठीक है, तो एक ऐसा बना दिया, और चलो एक ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, अब देखो इन जो सीक्वेंस बनाई है ना मैंने, पी पॉइंट से पास होने वाली 2 सीक्वेंस लिए मैंने, बहुत सारे बना सकते हो। इन सीक्वेंस के एंड पॉइंट्स पे ना मैं टैंजेंट बना रहा हूँ। इन सीक्वेंस के एंड पॉइंट पे मैं टैंजेंट बना रहा हूँ। ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, ये पॉइंट ए डैश ले लिया, ये पॉइंट बी डैश ले लिया। देखो टैंजेंट्स बनाऊंगा तो ऐसा कुछ मीट करेगा। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे टैंजेंट्स बन रहे हैं, ये ए डैश बी डैश का जो टैंजेंट है इसको क्यू डैश ले लिया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ए बी का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको क्यू ले लिया। ठीक है, तो ये जो क्यू क्यू डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, ध्यान से देखो कि अगर मैं जैसे जैसे मैं टैंजेंट्स बनाता रहूंगा, ठीक है, मान लो मैं एक और सीकेंट यहाँ पे बनाऊंगा, जैसे मान लो मैंने एक और सीकेंट ऐसे बना दी, तो यहाँ पे अगर टैंजेंट बनाऊंगा तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, सही से बनाओगे तो ऐसा कुछ आएगा। तो ये क्यू डबल डैश मान लो हो गया,
इस तरह से। तो ये जो पाथ ट्रेस करेगा अलग अलग सीक्वेंस के लिए, ये कि स्ट्रेट लाइन टाइप की दिख रही है सबको? हाँ सर। हाँ ठीक है, जैसे जैसे मैं सीक्वेंस बनाता रहूंगा, ठीक है, पॉइंट पी पे अलग अलग सीक्वेंस बनाता रहूंगा, उनसे जो पेयर ऑफ टैंजेंट्स बनाऊंगा जो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो जो पाथ ट्रेस बाय लाइन आ रही है, मतलब पाथ ट्रेस करेगा, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पाथ ट्रेस करेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन टाइप का सबको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही जो स्ट्रेट लाइन आती है ना, ये जो लोकस बनता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स का, इसी को हम बोलते हैं पोलर। जो लोकस बनता है, जो लोकस बनता है सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, सारे सीकेंड्स के बनाए हुए टैंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, इसको भी मैं लिखवाऊंगा अभी, बस सुनना ध्यान से। इसको हम पोलर बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे हम सीकेंट बना रहे होते हैं, इसको हम पोल बोलते हैं। जिस पॉइंट पे हम बहुत सारी सीकेंट बना रहे होते हैं, उसको हम पोल बोलते हैं। और उन जो सारी सीकेंट्स होती है, अगर उनके पॉइंट ऑफ इंटर मतलब उन पे टैंजेंट बना रहे हैं और उनके टैंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस देखोगे, तो वो पोलर होता है। तो फिगर सबको समझ में आई? पोल क्या होता है, पोलर क्या होता है, डेफिनेशन में लिखवा रहा हूँ। बट सर यहाँ पे अगर कोई एक सेकंड ऐसा बना है जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर टाइप होगा, तो हाँ, उसके लिए इस लाइन पे दोनों टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन एक पॉइंट एक लाई और करेगा। चीज, एक और चीज, पी को ना आप डायमीटर सारे को, एक सेकेंड बेटा, ये पी को आप सेंटर पे नहीं रख सकते हो, ठीक है, पोल को आप सेंटर पे नहीं रख सकते हो, उसका भी अभी आप रीजन समझ जाओगे थोड़ी देर में। और दूसरी चीज, क्या कहते हैं, अगर आप कोई डायमेट्रिक एंड पॉइंट मतलब ऐसा कुछ बना रहे हो कि कोई पर्टिकुलर, मैं सीकेंड्स की बात कर रहा हूँ, मैं डायमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ये पॉइंट पी से पास होने वाली, जैसे मान लो मैंने पॉइंट पी को यहाँ पे लग दिया, तो एक पर्टिकुलर लाइन जो आप बोल रहे हो ना, ये जब डायमीटर हो जाएगी, तो जब डायमीटर हो जाएगी, तो डायमीटर वाले पॉइंट्स को नहीं लेना है, मतलब सेंटर वाली लाइन पे नहीं लेना है, उसके अलावा कहीं पे भी ले सकते हो। सर सपोज मैंने डायमीटर नहीं भी लिया, उसके जस्ट ऊपर वाला एक सेकंड ले लिया, तो उसका भी तो लग तो ये रहा तो है वैसे, लाइन पे लाइन। तो वो तो लाइन तो इन्फिनिटी पे ही जाएगी ना, इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं तो जाकर के इंटरसेक्ट करेगा ही ना, फिर वो हाँ कहीं ना कहीं तो जाके इंटरसेक्ट करेगा ही ना वो इन्फिनिटी पे। तो वैसे भी लाइन का कोई एंड पॉइंट कहाँ होता है, फिक्स कहाँ होता है, इन्फिनिटी तक ही तो एक्सटेंड होती है ना वो। हाँ सर, ओके सर, समझो। बाकी लोग, मतलब फिगर समझ में आ रहा है ना, बस इतना ही अभी जरूरी है, उसके बाद बाकी सारी चीजें मैं अभी समझाऊंगा, अलग अलग कंडीशंस में दूंगा, जब पॉइंट पी अंदर रहेगा, जब पॉइंट पी बाहर रहेगा, जब पॉइंट पी सर्कल पे रहेगा, सारी चीजें समझाऊंगा। तो ये चीज समझ में आई सबको? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. पोल क्या होता है, जिससे मल्टीपल सीकेंड्स बना सकते हैं, उन सीकेंड का अगर मैं पेयर ऑफ टैंजेंट बनाऊंगा, टैंजेंट्स बनाऊंगा उन सीकेंड से, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस रहेगा वो पोलर रहेगा। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लो कि अब पॉइंट, वो फिगर बना लेना ऊपर वाली, अ पॉइंट थ्रू विच इनफाइनाइट secant can be drawn in a plane of curve। इन अ प्लेन ऑफ कर्व का मतलब है कि जिस प्लेन पे कर्व बना है उसी प्लेन की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई 3D फिगर सोच लो आप, ठीक है। इज कॉल्ड पोल, इज कॉल्ड पोल। नाउ द secant meet at A and B on the given curve, on the given curve। ये जो सीकेंट बनाओगे वो ए और बी पे मीट करेगी गिवन कर्व पे, जैसे सर्किल है इस सिचुएशन में, ठीक है। नाउ थ्रू ए एंड बी,
इनको ए एंड बी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ मैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सीकेंट ऑन कर्व, ठीक है। थ्रू ए एंड बी, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका कर्व पे, ये ए और बी, ठीक है। ड्रॉ tangents at A and B. Draw tangents through A and B. Draw tangents. Now locus of all point of intersection of such tangents is called polar. उसको हम पोलर बोलेंगे। तो याद रहे, ये फिक्स पॉइंट लिख लेना, अ फिक्स पॉइंट। पोल जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। पोलर जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, एक लाइन होती है। पोलर जो होता है वो मेरे पास क्या होती है, एक लाइन होती है। ऊपर वाली फिगर बना लो, ये चीज लिख लो, और हो जाए तो बताओ। ये आरजे कौन है, राज? हो गया सबका? हाँ सर। डन सर। फिगर भी बन गई ये वाली? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब देखो केसेस पढ़ते हैं। केस 1, जब when P is outside the circle। आयुष बेटा ध्यान से देखना, when P is outside circle। अभी मैं पूछूंगा आयुष आपसे कि ये क्या बन रहा है, और आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर P आउटसाइड सर्किल है, ठीक है, तो देखो आउटसाइड सर्किल है तो भी मैं इससे बहुत सारे सीक्वेंस बना सकता हूँ, राइट एवरीवन। देखो एक ऐसे, अभी जैसे पावर ऑफ अ पॉइंट में बना के दिखाया था मैंने। यस तो सर। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, मान लो एक और बना दिया, इसको ए डैश बोल दिया, इसको बी डैश बोल दिया, लेट्स से एक और बना दिया, ठीक है, ए डबल डैश बोल दिया और बी डबल डैश बोल दिया। अब इन सीक्वेंस से क्या करेंगे, टैंजेंट बनाएंगे, राइट। तो यहाँ से एक टैंजेंट बनाया, और यहाँ से एक टैंजेंट बनाया, यहाँ से एक टैंजेंट बनाया, और यहाँ से एक टैंजेंट बनाया, और यहाँ से एक टैंजेंट बनाया, और यहाँ से एक टैंजेंट बनाया। मतलब ऐसे रफ फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो देखना P आउटसाइड सर्किल है तो इसको पोल बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, अगर मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आयुष क्या ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है क्या? आयुष, ये मेरा पोलर हो गया, कौन बताएगा? मुक्ति, ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है बेटा। ये पोलर आपको क्या दिख रहा है? देखो ये P पॉइंट से जो सबसे बड़ी वाली सीक्वेंस बना रहा हूँ वो टैंजेंट बन रही है ऑलमोस्ट। ये सबसे छोटी वाली सीक्वेंस जो बना रहा हूँ, आया ना एवरीवन? कैन एवरीवन सी? जो P पॉइंट से ऑलमोस्ट ये जो टैंजेंट बन रहा है, ये सबसे छोटी सीक्वेंस यही होगी ना, P A into हाँ PB। सर। और जो
पी पॉइंट से बनाए हुए टैंजेंट से पास होने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कंडक्ट। कॉर्ड ऑफ कंडक्ट नहीं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट हाँ पॉइंट सॉरी से सॉरी। पास होने वाली। याद आ रहा है ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सबका नेट चला गया क्या? 10th में आर्या, पढ़ी थी प्रथमेश, एक तो तुम आधे आधे लेक्चर अटेंड करते हो। सर। नहीं, वो सुबह सुबह का लेक्चर रहता है ना, तो थोड़ा तो सा स्टार्टिंग का चला जाता है, वो उठते वक्त थोड़ा देर होता है अभी। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है यार, इतना लाइटली थोड़ी ना ले सकते हो। सुबह का लेक्चर होता है, 10 बजे का लेक्चर है, ये सुबह थोड़ी ना है। 7-8 बजे थोड़ी ना लेक्चर हो रहा है। खैर, आर्या, यस आपका नेट है बेटा? हाँ सर। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या था? व्हाट वाज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट? मतलब सर्कल के बाहर के पॉइंट से दो टैंजेंट पास कर रही है, उस उनके कांटेक्ट पॉइंट से एक कॉर्ड जो पास कर रही है, वो कॉर्ड। राइट। तो देखो ये जो पोलर आई ना मेरे पास, जो अगर मैंने पोल को केस वन मैन पी इज आउटसाइड सर्कल, ठीक है, तो पोलार जो आया मेरे पास, पोलार इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। पोलार जो हो गया वो क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। हाँ सर। और ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती थी? how did we determine the equation of chord of contact? Anyone? T equals to 0 and P equals to R. T is equals to 0. T is equals to 0 बस chord of contact जाते हैं। P is equals to R नहीं करना पड़ता, वो तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के लिए करना था आपको। ठीक है, क्लियर यस हुआ सबको? यस सर। तो T is equals to 0 जो मुझे होती है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दे देती है। तो ध्यान से देखना, अगर P पॉइंट आउटसाइड सर्किल है तो जो उसका पोलार आ रहा है, वो पोलार हमें ऑलरेडी पता है वो क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। और उसके लिए मुझे क्या करना है? T is equals to 0 करना है बस। चलो केस 2 पे आते हैं। केस 2, when P is on circle, when P is on circle, this was clear everyone, right? Not आर्या, तन्मय और एक दो बच्चे जो आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग। निशी बेटा ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अगर पोल बाहर हो जाएगा तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगी? T is equals to 0। प्रियांशु आज आप फिर लेक्चर में लेट थे? 5 मिनट लेट था सर। ओके, देखो अब यहाँ से अगर मतलब P पॉइंट को मैंने ऑन सर्किल ले लिया तो क्या होगा? इफ P पॉइंट को मैंने ऑन सर्किल ले लिया तो क्या होगा? तो P पॉइंट से मैं बहुत सारे सीक्वेंस बना सकता हूँ, राइट? एक तो ये सीक्वेंस बन जाएगी, एक ये सीक्वेंस बन जाएगी, राइट एवरीवन? Yes sir. हाँ सर। और एक मिनट बेटा, फिगर बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है? सर्कल लिया मैंने, ठीक है? P पॉइंट को अभी मैंने ऑन सर्कल लिया, तो इससे मैं बहुत सारी सीक्वेंस बना सकता हूँ। एक मैंने ये सीक्वेंस बना दी और एक मैंने ये सीक्वेंस बना दी, ठीक है? अब देखते हैं ध्यान से, अगर यहाँ पे मैं टैंजेंट बनाऊंगा तो ए पॉइंट तो इसी पे लाई कर जाएगा। पी ए इंटू पी बी करोगे तो वो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स होते हैं, तो ये मान लो ये बी ले लिया तो ए तो यही रहेगा ना। व्हाट इट एवरीवन? यस सर। तो यहाँ से अगर मैं टैंजेंट बनाऊंगा, देखो वो कुछ इस टाइप से आएगा। मतलब दोनों पॉइंट से टैंजेंट बनाओगे तो यही मेरा क्यू इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा।
राइट। हाँ हाँ सर। और अगर मैं पॉइंट बी से बनाऊंगा तो कुछ इस टाइप से इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, राइट। बी डैश से और बी से टैंजेंट बनाई है, तो जो भी मैं सीकेंट लूंगा, वॉट एवर सीकेंट आई एम टेकिंग, उसका एक लाइन तो यही रहेगी ना हमेशा जो पी से पास करेगी। वापस से ध्यान से देखो, लेट्स से मैं पी पे एक टैंजेंट बना दे रहा हूँ, पी पे एक टैंजेंट बना दे रहा हूँ पी पॉइंट पे, ठीक है। तो अब मैं कोई भी सीकेंट लूं तो एक टैंजेंट उसकी हमेशा यही रहेगी क्या, यही वाली लाइन? हाँ सर। क्या करते हो, कॉर्ड के एंड पॉइंट से टैंजेंट बनाते हो तो एक टैंजेंट तो ये फिक्स हो गई ना, किसी भी लाइन के लिए बना लो, एक टैंजेंट तो यही रहेगी, यही वाली लाइन रहेगी, राइट। हाँ या ना? हाँ हाँ सर। ओके। और जैसे ही ये वाली लाइन रहेगी तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पॉइंट पी जो है, जो मेरा पोल है, उसकी पोलर ये लाइन है? क्योंकि अल्टीमेटली हाँ आपको यही तो सारे सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जितने भी टैंजेंट्स के इंटरसेक्शन मिल रहे हैं आपको, आप किसी भी पॉइंट से बना लो, वो सारे तो इसी पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, इसी लाइन पे मिल रहे हैं, तो यही तो पोलर हो जाएगी, राइट निशी? हाँ सर। हाँ सर। और ये पोलर आपको पता है क्या होती है, क्या होती है ये? टेंजेंट ही है। टैंजेंट है, और पॉइंट कौन पी से पे। पॉइंट पे टैंजेंट है? पॉइंट पी। पॉइंट पी पे। और किसी सर्किल के पॉइंट पे टैंजेंट अगर हम बनाते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? पॉइंट फॉर्म याद करो, पॉइंट फॉर्म ऑफ टैंजेंट। देखो नोट्स पलटो, पॉइंट फॉर्म ऑफ टैंजेंट देख के बताओ क्या थी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ऐसा कुछ। बताओ भाई कोई जल्दी से। x1 plus y1 plus g in bracket x plus x1 वो इक्वेशन क्या होता है आर्या? s is equal to 1। s इज इक्वल्स टू 1 कौन सी इक्वेशन हो गई? आप लोग t इज इक्वल्स टू 0 से क्या समझते हो? आप लोग t इज इक्वल्स टू 0 से क्या समझते हो? एनीवन? मतलब एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स। एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करना, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करना, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्लेस करना, यही तो बताया ना मैंने। हाँ सर। हाँ सर। तो आर्या वो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? सर नहीं समझा। जो आप इक्वेशन बोल रहे थे, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस एक्स वन बाई टू प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस वाई वन, यही तो आप बोल रहे थे ना, g टाइम्स ऑफ x प्लस एक्स वन प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस वाई वन प्लस c, ये पॉइंट फॉर्म थी, राइट? हाँ हाँ। तो ये क्या है, t इज इक्वल टू 0 ही तो है ना, तभी तो वो चीज मिल रही है। हाँ तो देखो एवरीवन, पोल मेरा कुछ भी रहे, पोलार जो होती है वो हमेशा t इज इक्वल्स टू 0 ही रहती है। पोल मेरा कुछ भी रहे, पोलार जो होता है मेरा हमेशा वो t इज इक्वल्स टू 0 ही होता है। अगर पोल जो है वो मेरा सर्कल के बाहर चला गया, इफ पोल जो है वो मेरा सर्कल के बाहर चला गया, तो पोलार क्या हो जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगी, और उस सिचुएशन में आपको क्या अप्लाई करना है, t इज इक्वल्स टू 0। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट t इज इक्वल्स टू 0 हो जाती है। अगर पोल सर्कल पे लाई करेगा तो क्या हो जाता है, पोलार जो होती है वो मेरी अभी भी t इज इक्वल्स टू 0 हो जाती है, और वो इस सिचुएशन में पोलार होती क्या है, टैंजेंट हो जाती है सर्कल पे। और अगर मेरा पोलार सर्कल के अंदर चला आया
तो भी ये t इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो भी ये t इज इक्वल टू 0 ही लाइन होती है। पोलर जो होता है वो t इज इक्वल टू 0 ही होता है। लेकिन इस सिचुएशन में ये क्या हो जाती है, एक बाहर की कोई लाइन हो जाती है, नो इंटरसेक्शन वाली एक लाइन हो जाती है। सबको समझ में आया? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो यही एक रीजन था ना कि t इज इक्वल टू 0 आपको टैंजेंट भी दे रहा था और t इज इक्वल टू 0 आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी दे रहा था। यही एक रीजन था कि t इज इक्वल टू 0 किसी पॉइंट पे टैंजेंट भी दे रहा था आपको सर्कल पे, और किसी बाहर के पॉइंट के लिए वो आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी दे रहा था। उसका रीजन पोलर पोलर ही था, जो हमने नहीं पढ़ा था उस टाइम तक, इसलिए मैंने इस चीज को मेंशन नहीं किया था कि क्यों दोनों सेम हो जा रही है। सोच के बताओ। अब क्लियर है सबको? ठीक है, यस सर। तो केस 3 वे ऊपर वाला ही फिगर बना के लिख लेना कि polar will be t is equals to 0 and there will not be any intersection with the circle. Line will not intersect the circle. Polar will not intersect the circle. और इतना असाइनमेंट कैसे कर रहे हो अगर ये सब नहीं पता है, t is equals to 0 क्या होता है और बाकी सब कुछ? इतना कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीज बताई थी। और मैंने ये भी मेंशन किया था कि ये सारी चीजें हर कोनिक्स में यूज करेंगे हम लोग, याद है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो नोट कर लिया, थर्ड केस बना लिया सबने कॉपी में? यस सर। ओके, तो केस 3 ऐसे लिख लो। केस 3, अगर पोलर मेरा अंदर आ गया, ठीक है, और इससे मैंने कोई टैंजेंट्स बनाई है, तो ये जो इक्वेशन होगी ये पोलर हो जाएगी, t इज इक्वल्स टू 0। और केस 3 में लिख लो नो इंटरसेक्शन विद सर्कल, पोलर का नो इंटरसेक्शन विद सर्कल। ये पोल हो जाएगा। इस टाइप से एक फिगर बना लो। तो एक फाइनल स्टेटमेंट अगर मैं दूं आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो फाइनल स्टेटमेंट में बस ये लिख लो, फाइनल स्टेटमेंट में बस ये लिख लो, पोलर ऑफ अ पॉइंट P, पोलर ऑफ पॉइंट P x, y with respect to circle s is equals to 0 will be, क्या हो जाती है पोलर? t is t equal equals to 0। t is equals to 0। ठीक है, तो यही मैंने कहा था कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मतलब समझ जाओगे। अभी मैं जब समझाऊंगा तो आधे घंटे का 15-20 मिनट का टाइम लो। अब पोल और पोलर ऐसे डायरेक्टली नहीं यूज होता, बट पोल और पोलर में आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का यूज पड़ता है, टैंजेंट का यूज पड़ता है। ठीक है, अब देखो मैं अलग अलग क्वेश्चंस कराता हूँ। क्वेश्चंस पे आते हैं, नोट कर लिया होगा सबने ना? हाँ सर। ठीक है, तो इफ आई हैव अ पॉइंट P1, 1, एस, एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ पोलर बताओ। x plus y plus 1 equals to 0। x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। वेरीफाई करो। x
plus y plus 1 is equal to 0. ठीक है, क्या करना है यहाँ पे आप लोगों को, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई को वाई प्लस वाई वन बाई टू। ठीक है, ये टू और ये टू कैंसिल, ये टू और ये टू कैंसिल। x1 और y1 क्या है, इसके पॉइंट्स हैं, p पॉइंट के, सब्स्टिट्यूट कर लो। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वन प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये t इज इक्वल टू 0 हो गया मेरा। यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो सबको t इज इक्वल टू 0 अप्लाई करना समझ में आया? हाँ सर। ये कम से कम मैं 5वीं 6वीं बार करवा रहा हूँ t इज इक्वल टू 0 अप्लाई करना, और फिर भी तुम लोग भूल जा रहे हो। चलो, ये क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके। अब देखो, ये क्वेश्चन में मान लो मुझसे पोलर और पोल नहीं पूछ करके, क्योंकि पोल और पोलर आपसे कहीं मेंशन नहीं करेगा क्वेश्चन में एज सच। मान लो मुझसे बोल दिया होता कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, तो पहले तो ये बताओ कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है कि बाहर लाई कर रहा है? सर्कल के बाहर। सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। अरे 1,1 सब्स्टिट्यूट करो ना। देखो, इतना सा इजी सा क्वेश्चन पूछा है, उसमें भी इतना टाइम लगाते हो। ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा। तो 6 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो पावर ऑफ अ पॉइंट इज ग्रेटर देन 0। पावर ऑफ अ पॉइंट इज ग्रेटर देन 0 मतलब सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। जैसे ये पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो इसमें पोलर क्या हो जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगी। यस सर। यस सर। तो इक्वेशन में आपसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पूछेगा। ठीक है, इक्वेशन में आपसे पूछेगा कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, पोलर नहीं पूछ करके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पूछेगा। एक और क्वेश्चन देखो, मुझे इक्वेशन ऑफ पोलर गिवन है। इक्वेशन ऑफ पोलर गिवन है, मान लो रिवर्स क्वेश्चन दे दिया होता है, x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। मुझे इक्वेशन ऑफ पोलर गिवन है और मुझे सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो मैं पोल कैसे निकालता, बताओ, पोल कैसे निकालते फिर आप? एनीवन? मान लो मुझे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दे दिया होता है, ऐसे समझो, मान लो मुझे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दे दिया होता और सर्कल की इक्वेशन दे दी होती। ठीक है, मान लो मुझे सर्कल की इक्वेशन दे दी होती और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दे दिया होता, तो आपसे पूछता कि ये कौन से पॉइंट के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। ऐसा समझ लो, पोल और पोलर से समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो। मान लो मुझे पोलर गिवन है और मुझसे पोल पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कैसे चेंज होंगी लैंग्वेज? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, sir. तो क्वेश्चन पोल और पोलर डायरेक्टली नहीं आएगा, आपको ऐसे ही बोलेगा कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है और फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट। तो मतलब आप समझ लेना पोल पोलर का ही क्वेश्चन है वो। कैसे करोगे बताओ? अच्छा, दो लाइन अगर सेम चीज रिप्रेजेंट करती है तो हम दोनों लाइंस में कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोएफिशिएंट ये- को कंपेयर। वेरी गुड आर्या। देखो, यही इजीएस्ट मेथड है, ये मैं हर क्लास में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन करा रहा हूँ इस चीज से रिलेटेड। अगर मुझे पोल पता है h, k है, मान लो पोल h, k मान लिया, तो मैं इक्वेशन ऑफ पोलर लिख सकता हूँ इस सर्कल के लिए, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, sir. क्या हो जाएगा वो, एक्स एच प्लस वाई के प्लस एक्स प्लस एच प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? हाँ। हाँ. ठीक है, और ये इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है क्या? यस सर।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले सबको सही से लिख लो, x वाले सारे टर्म्स को एक साइड ले लो, तो x कॉमन लोगे तो आ जाएगा 1 + h, y कॉमन लोगे तो आ जाएगा 1 + k, और बचेगा क्या, h + k = 0, और x + y + 1 = 0। अब कोफिशिएंट कंपेयर करो और आंसर बताओ h और k की वैल्यू। तो 1 + h upon 1 = 1 + k upon 1 = h plus k अपन 1 ये दोनों ही 1 1 इस इसको और इसको सिंपलीफाई कर लो, देखो h और h कैंसिल आउट हो जाएगा, k = 1 आ आ गया। गया। इसको और इसको सिंपलीफाई कर लो, देखो k और k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h = 1। सबको समझ में आ गया है क्या करना है, हाँ सर। प्रोसेस क्या है? यस सर। ये करना वही है स्टेप, बस कोफिशिएंट कंपेयर कर देना है। तो पूछने का मेथड कुछ भी हो, आपको सारी चीजें पता है। अगर आपसे पोल दे करके पोलर पूछ लेगा तो t = 0 अप्लाई कर दोगे, अगर आपसे पोलर दे करके पोल पूछ लेगा तो t = 0 अप्लाई करके सर्कल पे कंपेयर कर लोगे कोफिशिएंट्स। तो आई होप ये दोनों मेथड सबको समझ में आ गया होगा। और एग्जैक्टली पोलर मेंशन नहीं करेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें मेंशन करेगा क्वेश्चन में, ये भी समझ रहे होगे। हाँ सर। ठीक है, अच्छा अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे यूज होगी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन करके बताओ। मैं क्यों इतना इस पर फोकस कर रहा हूँ ना, पोलर एंड पोलर पे, मैं चाहता तो इस कॉन्सेप्ट को स्किप कर सकता था क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और टैंजेंट एट अ पॉइंट बता रखा है, बट आई डू नॉट वांट यू गाइस टू लूज एनीथिंग। और समझ में आना चाहिए बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है, t = 0 क्या होता है। और अगर मैं नहीं पढ़ाता पोलर पोलर तो आप लोग का काम चलता, सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। बट आई डू नॉट वांट कि आप लोग एक भी नंबर लूज करो या कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं समझ में आया या क्वेश्चन की नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से आप लूज कर दो नंबर, क्वेश्चन नहीं समझ में आने की वजह से आप नंबर लूज कर दो, बेसिकली सब कुछ आते हुए भी। आई डू नॉट वांट दैट थिंग टू हैपन। ठीक है, तो देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करूंगा ना, हाँ इसी क्वेश्चन को अगर मैं मतलब यही सेम क्वेश्चन अगर मैं पूछ मतलब एक अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो देखो मैं क्या बनाऊंगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे चेंज होगी। अलाइन x + y + 1 = 0 cuts the circle x square + y square + 2x + 2y = 0 at a and b. Tangents are drawn at a and b to meet a point p, at point p. Find coordinates of p. Find coordinates of p. तो सबको ये क्वेश्चन पढ़ते ही उनके दिमाग में पोलर की इमेज आ रही है, हाँ या ना? हाँ आ रही है ना? ये हाँ मेरे पास एक सर। सर्कल है, सर्कल पे एक लाइन है, वो 2 पॉइंट्स पे कट कर सर। रहा है ए और बी पे। ठीक है, tangents are drawn at a and b, tangents को बनाया ए और बी पे to meet at p। तो सबको ये पोल और पोलर की इमेज आ रही है ना दिमाग में, यही इमेज मुझे बस देनी थी और कुछ भी नहीं। उसके लिए मैंने 1 घंटा टाइम दिया है आप लोगों को। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन अब ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, टैंजेंट्स वाले, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वाले। और पोलर पोलर को रेफरेंस मानना करना आप लोगों को t = 0 ही है। अब कुछ भी दे दे, उल्टा सीधा कुछ भी दे दे, चाहे ये दे करके ये पूछ ले, चाहे ये दे करके ये पूछ ले, आप लोग हमेशा रेडी हो। ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ सर। यस। तो ये क्वेश्चन तो एग्जैक्टली ऊपर ही वाला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज radical axis। radical axis। अब radical axis क्या होता है? आयुष है मीटिंग में?
जयदीप, इज दिस क्लियर बेटा? पोल एंड पोलर? वेदांत, दोनों क्लियर है? हाँ सर। चेतन, आपका माइक अप कनेक्ट हो गया है, क्लियर है बेटा आपको कॉन्सेप्ट? दीपक बहुत लेट आया है। दीपक, आपको समझ में आ रहा है कुछ? आप आधे लेक्चर में आते हो, आधे लेक्चर में नहीं आते हो। फिर रिस्पॉन्स भी नहीं देते हो। अब देखो रेडिकल एक्सिस क्या होती है, ठीक है? रेडिकल एक्सिस, जब भी रेडिकल एक्सिस की बात होगी तो वो एक सर्कल के रिस्पेक्ट में नहीं, दो सर्कल के रिस्पेक्ट में होगा। एक सर्कल के रिस्पेक्ट में नहीं, दो सर्कल के रिस्पेक्ट में होगा। तो देखो, मान लो ये हो गया मेरे पास एक सर्कल, और एक सर्कल ऐसा हो गया, ठीक है? तो अब रेडिकल एक्सिस क्या होती है? रेडिकल एक्सिस होती है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट P लूं, इफ आई विल बी टेकिंग एनी पॉइंट P, तो उससे ये सर्कल S इज इक्वल टू 0 है, ये सर्कल S डैश इज इक्वल टू 0 है, तो उससे पावर ऑफ अ पॉइंट बराबर आना चाहिए। पावर ऑफ अ पॉइंट बराबर आना चाहिए। तो पॉसिबल है पावर ऑफ अ पॉइंट बराबर आना? इस पॉइंट P के लिए पावर ऑफ अ पॉइंट बराबर आना पॉसिबल है? हाँ या ना? हाँ पॉसिबल है। पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है? अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो आप इसको स्क्वायर ऑफ टैंजेंट भी बोल सकते हो, राइट? देखो, पावर ऑफ अ पॉइंट पढ़ाने का एक मतलब था, क्योंकि मैं ये टर्म बहुत बार यूज करूंगा, इसलिए मैं आप लोगों को दिमाग में एक इमेज देना चाहता कि पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, लेंथ ऑफ टैंजेंट का स्क्वायर होता है या P इंटू PV होता है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ, तो इस सर्कल के रिस्पेक्ट में, इस सर्कल के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की पावर बराबर लग रही है, मतलब ये और ये डिस्टेंस बराबर लग रहा है। अगर दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएगा तो उसका स्क्वायर भी बराबर रहेगा, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। तो ऐसे ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे कि दोनों सर्कल के रिस्पेक्ट में दोनों का पावर ऑफ अ पॉइंट बराबर रहे? हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी देयर? इनफिनिट। इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी अगर टैंजेंट बनाओगे, यहाँ से भी टैंजेंट बनाओगे तो इक्वल आ सकता है। यहाँ से भी अगर टैंजेंट बनाओगे और टैंजेंट बनाओगे तो इक्वल आ जाएगा। यहाँ से भी बनाओगे तो इक्वल आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स का ना, अगर मैं लोकस लूंगा, इन सारे पॉइंट्स का इफ आई विल बी टेकिंग अ लोकस, तो इसी को हमें रेडिकल एक्सिस बोलता हूँ, ठीक है? तो रेडिकल एक्सिस क्या होता है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट P in a plane of circle, in a plane of circle, S is equals to 0 and S dash is equals to 0, such that power of P with respect to circle S is equals to 0 and S dash is equals to 0 remains same. तो रेडिकल एक्सिस कुछ भी नहीं होता है, उन सारे पॉइंट्स का लोकस जहां से पावर ऑफ अ पॉइंट दोनों सर्कल पे सेम रहे। अब देखो, इस लाइन से अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर आऊंगा ना, तो पावर ऑफ अ पॉइंट डिफरेंट हो जाएगी। अग्रीड? हाँ सर। तो वो एक फिक्स लाइन ही आएगी हमेशा। रेडिकल एक्सिस किन्हीं दो सर्कल्स के लिए एक ही होती है, ठीक है? और रेडिकल एक्सिस किन्हीं दो सर्कल्स के लिए एक ही होती है। और देखना, ये जो रेडिकल एक्सिस है ना, इसकी भी इक्वेशन इतनी सिंपल सी आएगी ना कि आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो थोड़ा सा मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ, ठीक है? तो लेट इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस भी तो निकालनी पड़ेगी ना हमें। बस रेडिकल एक्सिस क्या होता है ये जान करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में तो इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस निकालने आएगा।
ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि लेट एस इज इक्वल्स टू, जो पहला सर्कल है मेरा उसको लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और जो मेरा दूसरा सर्कल है उसको लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और पॉइंट P को मैंने लिया h, k मान लेते हैं, एंड पॉइंट P को मैंने लिया h, k। तो अभी मुझे क्या करना है रेडिकल एक्सिस के लिए, पावर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल्स टू पावर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू s डैश। यही तो कंडीशन है ना बेटा? यस सर। ठीक है, तो पावर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल्स टू पावर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू s डैश। तो P का पावर s के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? What is power of P with respect to s? Anyone? Power of a point कैसे निकालते हो with respect to a circle? P is equal to 0 पुट करके। T is equals to 0 कहाँ से आ गया? पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है? अरे हाँ, S is equal S इज S1 होता है पावर ऑफ अ पॉइंट। सर्किल में वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो ना बस। हाँ सर। हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? अरे S1 क्या होता है? सर्किल की इक्वेशन में पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो। T इज इक्वल्स टू 0 क्या होता है? एक्स स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दो। वो इतनी मिक्स हो छोटी गया। छोटी चीजें, इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं, इतना मत मिक्स करो ना। पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू s क्या होता है? अब बताओ यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी? h स्क्वायर प्लस H k square स्क्वायर plus प्लस K 2gh प्लस 2fk प्लस c इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g डैश h प्लस 2f डैश k प्लस c डैश इक्वल्स टू प्लस सी डैश, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं रहेगा। h स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल कर दो, राइट? हाँ सर। अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आ रहा हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ 2g माइनस g डैश इंटू h प्लस 2f माइनस f डैश इंटू k प्लस c माइनस c डैश इज इक्वल्स टू 0। हाँ सर। ठीक है, अब इसी h और k को आप क्या करते हो? लोकस निकालने के बाद क्या करते हो? x और y से रिप्लेस कर देते हो, तो क्या आ जाएगा फाइनली? 2g माइनस g डैश इंटू एक्स प्लस 2f माइनस f डैश इंटू y प्लस c माइनस c डैश इज इक्वल्स टू 0। और ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है? ये सर्किल s माइनस s डैश लिखा हुआ है क्या? s माइनस s डैश करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और s माइनस s डैश इज इक्वल्स टू 0 अगर मैंने लिख दिया तो सीधे बोल दूं कि s इज इक्वल्स टू s डैश। हाँ बस यही होता है इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। मैं इतना सिंप्लीफाइड रिजल्ट देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम लोग पता नहीं क्यों बार बार ना ऐसे छोटी छोटी गलतियां करके कि पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है और छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये सब चीजें भूल भूल करके ना मेरा दिमाग खराब कर देते। तो मुझे लगता है कि मैं सही से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ या आप लोग को सही से समझ में नहीं आ रहा है। देखो s माइनस एस डैश इज इक्वल्स टू 0 या s इज इक्वल्स टू s डैश जो होगा ये इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। दैट्स इट। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस दोनों सर्कल की इक्वेशन को इक्वेट कर देना है, चुपचाप से आंसर अपने आप आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। क्लियर? सबको समझ में आ गया? Yes. यस सर। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस पूछूंगा तो क्या बोलोगे? s इज इक्वल्स टू s डैश।
ठीक है। S1 पूछूंगा तो क्या बताओगे? S1 क्या होता है? सर्कल के इक्वेशन में पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना। पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना। t इज इक्वल टू 0 पूछूंगा तो क्या बोलोगे? x को x1 से रिप्लेस करना, y को y1 से रिप्लेस करना। नहीं, x स्क्वायर सॉरी को x x1 स्क्वायर से। को, हाँ हाँ, अरे वो बोलने में मिस्टेक हो गई। ठीक है। अब बताओ मुझे अलग अलग सिचुएशन सोच करके कि रेडिकल एक्सिस किसका किसका कहाँ कहाँ पे आएगा, जिससे कि दिमाग में एक इमेज बन जाए। तो इसके लिए तो मैंने बना दिया कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे से बाहर हैं तो रेडिकल एक्सिस ऐसे बीच में कहीं आएगा। ये तो सबको समझ में आया था, राइट? तो हाँ। d ग्रेटर हाँ। देन r1 प्लस r2, मतलब d क्या था यहाँ पे? दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है ना, इसको d बोला। अगर ये r1 प्लस r2 से बड़ा हो जाएगा तो दोनों सर्कल एक दूसरे से बाहर हो जाएंगे। जैसे ही दोनों एक सर्कल एक दूसरे से बाहर हुए तो रेडिकल एक्सिस उनके बीच में कहीं आएगी। केस 2, बस मैं दिमाग में एक इमेज देने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा फॉर्मूला सबका लिए सेम ही रहेगा, s इज इक्वल्स टू s डैश रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन के लिए। मान लो दो सर्कल्स ऐसे एक दूसरे से टच करेंगे तो क्या होगा? रेडिकल एक्सिस कहाँ पे आएगी? उनका कॉमन टेंजेंट, मतलब ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट, एकदम सही बोला उसने। यही मेरा रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर ये इस पे निकालोगे डिस्टेंस तो बराबर रहेगी। क्यों डिस्टेंस बराबर रहेगी? क्योंकि पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है? लेंथ ऑफ टैंजेंट ही तो होता है ना, राइट एवरीवन? तो देखो ये वाली जो टैंजेंट है, ये भी तो एक टैंजेंट है ना, ये दोनों में कॉमन हो गई ना। हाँ। ये वाली टैंजेंट दोनों में कॉमन हो गई। अगर ये टैंजेंट दोनों की कॉमन हो गई तो ये किसी भी पॉइंट से दोनों टैंजेंट बराबर होती है ना, लेंथ ऑफ टैंजेंट बराबर होती है ना। तो ये वाली जो लेंथ है, ये पीए लेंथ जो है वो पीबी लेंथ के इक्वल है, हाँ या ना? हाँ सर। और वो पीसी लेंथ के भी इक्वल है। पीए लेंथ हाँ। पीसी लेंथ पे इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ ना पीबी इज इक्वल टू पीसी। यस। तो जैसे ही दोनों लेंथ ऑफ टैंजेंट बराबर हो गई तो दोनों लेंथ ऑफ टैंजेंट का स्क्वायर भी बराबर रहेगा। तो एकदम सही बोला था मैंने कि दिस इज द रेडिकल एक्सिस फॉर मी। दिस इज द रेडिकल एक्सिस फॉर मी। ये कौन सा केस था? d इज इक्वल टू r1 प्लस r2 था क्या? हाँ। ठीक है। तो d इज इक्वल टू r1 प्लस r2 में रेडिकल एक्सिस जो आती है वो कॉमन ट्रांसवर्स टैंजेंट आ जाती है। वो कॉमन ट्रांसवर्स टैंजेंट आ जाती है। तो देखो एक और चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी इनडायरेक्ट वे में, वो क्या कि अगर मुझे कॉमन ट्रांसवर्स टैंजेंट की इक्वेशन निकालनी होगी तो मैं सीधे s इज इक्वल टू s1 कर सकता हूँ क्या? अगर दोनों सर्कल ऐसे हैं तो हाँ हाँ सर। केस के लिए। तो अगर आपको कॉमन टैंजेंट निकालना होगा इस पर्टिकुलर केस के लिए, इक्वेशन निकालनी होगी ना, तो कुछ नहीं करना, रेडिकल एक्सिस ही तो कॉमन टैंजेंट है मेरी, तो सीधे s इज इक्वल टू s डैश कर देना इस पर्टिकुलर केस पर। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे एक और केस यहीं पे और भी देख लो। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कॉमन टेंजेंट कौन सी होगी? मतलब कॉमन टेंजेंट नहीं, रेडिकल एक्सिस कौन सा होगा? सॉरी, उनका कॉमन टेंजेंट। उनका कॉमन टेंजेंट यही वाला, ये वाली लाइन होगी। चेक हाँ, करो, क्योंकि हाँ सर। वही वही सेम कॉन्सेप्ट। अगर मैंने बनाया तो ये देखो, ये वाला जो टेंजेंट है, ये पी ए टेंजेंट जो है वो पीबी के भी इक्वल है, पीसी के भी इक्वल है। तो पीबी इज इक्वल टू पीसी। तो बोल सकते हो ना कि ये जो लाइन आएगी, राइट, दिस विल बी द दिस विल बी द, मतलब पावर ऑफ अ पॉइंट इस लाइन पे हर जगह से बराबर रहेगा, तो दिस विल बी द रेडिकल एक्सिस। बोल सकते हो ना? हाँ सर। हाँ, sir. तो जैसे ही ये चीज बोलोगे तो क्या हो जाएगा? ये कौन सा केस है? d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ r1 माइनस r2। ठीक है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो r2 माइनस r1 के इक्वल है। ठीक है, देख लेना, ये वो वाला केस है। देखो ये r1 हो गया मेरा और ये r2 हो गया, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, ये वो वाला केस है।
और इसमें भी जो कॉमन टैंजेंट है वो क्या s इज इक्वल टू s डैश से मिल जाएगी। एक ही तो कॉमन टैंजेंट है इसमें। हाँ सर। हाँ सर। तो इस केस के लिए या इस केस के लिए अगर आपको कॉमन टैंजेंट की इक्वेशन निकालनी होगी ना, इस केस में ये ट्रांसवर्स टैंजेंट होगा, इस केस में ये डायरेक्ट टैंजेंट होगा ना। हाँ। हाँ। क्यों डायरेक्ट टैंजेंट हो रहा है, ये रीजन क्या दिया था मैंने, थर्ड वाला रीजन बताना, उसके पहले वाले दोनों नहीं। क्योंकि वो ऑपोजिट साइड पे ये कर रहा है। राइट क्योंकि ये दोनों, ये ऑपोजिट साइड के सर्कल्स के ऑपोजिट साइड पे, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, और ये दोनों सेम साइड पे देखो, तो इसलिए डायरेक्ट टैंजेंट है। वेरी गुड प्रथमेश। ठीक है, तो कॉमन टैंजेंट निकालने का मैंने एक और फॉर्मूला दे दिया, एस इज इक्वल टू एस डैश। याद रखना, हर केस में नहीं, इन दोनों केसेस में बस। ठीक है, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन दे दी है मैंने। केस 3, केस 3 में बताओ कि ऐसे केस के लिए रेडिकल एक्सिस पॉसिबल है या नहीं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं है, दोनों का सेंटर अलग अलग है। रेडिकल एक्सिस पॉसिबल है या नहीं, और अगर है तो कहाँ आएगी, सर्कल के अंदर, सर्कल के बाहर, कैसी आएगी। पॉसिबल नहीं है सर। पॉसिबल नहीं है, उनका कोई कॉमन टेंजेंट नहीं है। बस टैंजेंट ही, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, देखो एक बार, अगर मान लो मैंने कोई ऐसा बराबर हो जाए, हाँ या ना। है ना, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा ना जहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाए। हाँ सर, हाँ सर। मेरी आवाज लैग हुई क्या? हाँ सर। हाँ सर, बीच हाँ में। बीच। अभी ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो भी ऐसे पॉइंट्स पॉसिबल हैं जहाँ से पी ए इंटू पी बी पॉसिबल है, तो यही रेडिकल एक्सिस होगी। बस इमेज दे रहा हूँ मैं आपके दिमाग में कि रेडिकल एक्सिस पॉसिबल है अगर दो सर्कल्स एक दूसरे के अंदर चले गए तो। केस 4, अगर दो सर्कल्स ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आवाज आ रही है ना। हाँ सर। अच्छा। R1 प्लस R2, तो इस सिचुएशन में रेडिकल एक्सिस कैसी होगी। उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन। उसको क्या बोलेंगे, कॉमन कॉर्ड बोलेंगे ना। हाँ सर। देखो दोनों सर्कल में जो कॉमन कॉर्ड है वही रेडिकल एक्सिस है। देखो ये वाला पॉइंट तो समझ रहे हो कि सर्कल के अगर बाहर लाई करेगा तो ये टैंजेंट और ये टैंजेंट बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये लेंथ बराबर है। ये चीज सबको समझ में आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, अब देखो अगर ऑन ए पॉइंट देखोगे तो ऑन ए पॉइंट भी दोनों का पावर 0 रहेगा, राइट। दोनों सर्कल्स पे लाई कर रहा है तो दोनों सर्कल्स के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए पे पावर 0 रहेगा, तो उस हाँ सिचुएशन में भी बराबर है। अगर सर्कल के अंदर देखोगे तो इस सिचुएशन में पी ए इंटू पी बी जो है दोनों के लिए सीकेंट हो गई। पी ए इंटू पी बी दोनों के लिए सीकेंट हो गई ना। हाँ। हाँ। और जैसे, और पावर ऑफ अ पॉइंट मैंने क्या बताया था, पी ए इंटू पी बी ही तो होता है। और दोनों के लिए सर्कल के अंदर अगर मान लो ये पॉइंट पी लिया मैंने, तो दोनों के लिए सर्कल के अंदर पावर ऑफ अ पॉइंट नेगेटिव है, लेस देन 0 है। यस सर। तो दोनों के लिए पॉजिटिव भी साथ में हो रहा है और सेम क्वांटिटी में हो रहा है। ऑन सर्कल दोनों के लिए 0 हो रहा है एंड इनसाइड सर्कल दोनों के लिए सेम मैग्नीट्यूड हो रहा है और निगेटिव हो रहा है। तो पावर ऑफ अ पॉइंट हर टाइम बराबर रह रहा है उस लाइन पे। हाँ। तो रेडिकल एक्सिस इज कॉमन कॉर्ड।
तो यहाँ से देखो, अगर मैं s इज इक्वल्स टू एस डैश कर दूं तो क्या मुझे कॉमन कॉर्ड मिल जाएगा दोनों सर्कल का? हाँ सर। और यही रेडिकल एक्सिस होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी दो सर्कल का आपको कॉमन कॉर्ड निकालना है तो आंख बंद करके s इज इक्वल्स टू एस डैश अप्लाई कर देना, काम हो जाएगा। इससे आसान नहीं है कुछ। इफ दो सर्कल्स के लिए आपको कॉमन कॉर्ड निकालना है, जैसे इसमें तो कंडीशन भी थी ना कि d इज इक्वल्स टू ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। ठीक है, तो दो सर्कल का कॉमन कॉर्ड तो तभी आएगा ना जब दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, एल्स आएगा ही नहीं। राइट एवरीवन? यस सर। यस। तो दो सर्कल का अगर कॉमन कॉर्ड निकालना है तो चुपचाप से s इज इक्वल्स टू एस डैश कर देना, कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा होगा तो कॉमन कॉर्ड आ जाएगी, एल्स वो रेडिकल एक्सिस दे देगा, एल्स वो रेडिकल एक्सिस दे देगा। ठीक है, तो पहले एक बार दिमाग में चेक कर लेना कि ये वाले केस में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है, दो सर्कल्स की इक्वेशन दी और आपसे कॉमन कॉर्ड पूछा है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि नो कॉमन कॉर्ड पॉसिबल हो जाए, दोनों सर्कल बाहर हो जाए। तो ये कंडीशन चेक कर लेना कि वेदर सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। ये कंडीशंस मैंने पहले बताई हुई हैं, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ बस। और अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका कॉमन कॉर्ड s इज इक्वल्स टू एस डैश आ जाएगा। और केस 5 देखो, अगर दो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हो गए तो क्या होगा? रेडिकल एक्सिस क्या होगी? एनीवन? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर्स जिनका सेम है। कॉन्सेंट्रिक सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के लिए रेडिकल एक्सिस क्या होगी? नो रेडिकल एक्सिस, नो रेडिकल एक्सिस। देखो, अगर कोई सर्कल कॉन्सेंट्रिक हो गया तो g माइनस जी डैश 0 हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। f माइनस एफ डैश 0 हो जाएगा। सेंटर्स क्या होते हैं? माइनस एफ और माइनस एफ डैश ही होता है ना, दोनों सेम ही हो गए ना, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे आपस में तो 0 हो जाएगा, हाँ या ना? सेंटर के कोऑर्डिनेट हाँ माइनस सर। जी माइनस एफ होते हैं ना, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। और देखो, रेडिकल एक्सिस की डेरिवेशन में अगर ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो c माइनस सी डैश शुड आल्सो बी इक्वल टू 0। c माइनस सी डैश शुड आल्सो बी इक्वल टू 0, राइट? बट c माइनस सी डैश, c तो एक कांस्टेंट है ना, और देखो दोनों के लिए c अलग आएगा ना, तभी तो दोनों सर्कल का रेडियस डिफरेंट होगा। हाँ। तो ये c माइनस सी डैश कुछ क्वांटिटी आएगी, तो एनी क्वांटिटी कैन, हाउ कैन दैट बी इक्वल टू 0? ये कुछ वैल्यू आएगी, 5 आ जाए, 7 आ जाए, -7 आ जाए, ये इक्वल टू 0 कैसे हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ सर, Getting everyone? कॉन्ट्रडिक्शन। Contradiction. So that is why I can say that no radical axes are possible for sure. कोई रेडिकल एक्सिस बनेगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक होने की वजह से ये दोनों टर्म्स 0 हो गए। तो ये दोनों टर्म्स अगर 0, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो पहले ही कैंसिल आउट हो जा रहे थे, इसीलिए तो एस डैश कर रहे हैं, तो सिर्फ सी और सी डैश आ रहा है। तो सी माइनस सी डैश अगर 0 हो गया, अगर सी और सी डैश 0 हो गया, तो मतलब दोनों सर्कल्स भी कॉन्सेंट्रिक हो गए, राइट? दोनों सर्कल्स कोइंसाइडिंग हो गए, राइट? सर्कल्स कोइंसाइडिंग का मतलब है कि एक के ऊपर एक सर्कल लाई कर रहा है, सर्कल कोइंसाइड कर गए। जैसे दो कॉइन्स को जोड़ दो, तो दोनों कॉइन्स का जो आउटर रिम है वो एक दूसरे को टच कर रहा है ना, एक सिमिलर साइज के कॉइन्स को जोड़ दो, तो उसको बोलते हैं कोइंसाइडिंग। तो अगर सर्कल्स कोइंसाइड कर गए तो रेडिकल एक्सिस कहाँ पे होगी? अगर दो सर्कल्स कोइंसाइड कर गए तो रेडिकल एक्सिस कहाँ पे होगी? एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल हो गया, कुछ भी रेडिकल एक्सिस हो सकता है उसमें, पूरा प्लेन रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। देखो, किसी भी पॉइंट पे आप पी ले लो तो दोनों के लिए पावर ऑफ अ पॉइंट हमेशा बराबर ही आएगा ना, हाँ या ना? हाँ।
किसी भी पॉइंट पे ले लो, क्योंकि दोनों सर्किल ही सेम है, दोनों सर्किल कोइंसाइड है, तो पावर ऑफ अ पॉइंट तो हमेशा ही बराबर आएगा ना। आप कोई भी पॉइंट ले लो, ऑन सर्किल ले लो, इनसाइड सर्किल ले लो, आउटसाइड सर्किल ले लो। यस यस सर। हाँ सर। तो पूरा प्लेन जो है मेरा वो रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। क्या, चलो ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज थी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आपको रेडिकल एक्सिस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मुझे बताओ कि कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है? S1 equals to S2. S1 is equals to S2 नहीं, S is equals to S dash S1। एस डैश। हाँ सर, वही मतलब। वही मतलब नहीं, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे ही तो तुम लोग कंफ्यूज होते हो। S1 अपने दिमाग में कुछ और रख लेते हो, S1 का मतलब मैंने कुछ और बताया बेटा। एक ही टर्मिनोलॉजी फॉलो करो, कंफ्यूज नहीं होगे। चलो एक क्वेश्चन करो कि एक सर्किल दिया हुआ है, कोई कुछ कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और एस डैश दिया हुआ है मैंने 2x स्क्वायर प्लस, म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो, कौन है? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अरे अथर वैसे नहीं म्यूट, वैसे अनम्यूट नहीं होगा अथर से, वैसे माइक नहीं काम करेगा। और अभी देखो, तो फाइंड रेडिकल एक्सिस, फाइंड रेडिकल एक्सिस। टू एक्स प्लस 4y प्लस 5 equals to 0. चलो तन्मय का एक गलत आंसर आ चुका है मेरे पास, बाकी लोग? x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। राइट आ गया, सही आंसर है। तन्मय सोचो क्यों गलत आंसर है तुम्हारा। अच्छा तन्मय, रेडिकल एक्सिस एक लाइन होती है, राइट? हाँ अग्री कर सर। रहे हो? और अगर आपने एस इज इक्वल्स टू एस डैश अप्लाई कर दिया, तो आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बच जाएगा। हाँ, क्यों बच जाएगा? क्योंकि उनका ये जो कोएफिशिएंट्स है वो 1 नहीं है। और मैंने आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज क्या बताई थी कि किसी भी सर्किल के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त क्या करना पड़ेगा? कोएफिशिएंट्स को 1। कोएफिशिएंट। सर मैंने एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट 1 किया था, लेकिन वो उसके कांस्टेंट अब मैं गलत ये कर दिया। अच्छा ठीक है, तो फिर एस इज इक्वल्स टू एस डैश अप्लाई करो सब लोग, लेकिन एस डैश को पहले चेंज कर लो। एक्स एस डैश की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इक्वेट करो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1, या 2x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, या x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। जल्दी से इक्वेशन बताओ।
6x minus 8y plus 1 is equal to 0. हाँ सर सेम। हाँ सर सेम आया। तो 6x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं है ना मुझे, दोनों सर्कल्स को इक्वेट करें ना कोफिशिएंट 1 करके। हाँ हाँ सर। चलो अब रेडिकल एक्सिस की बात कर ली है तो एक छोटा सा टॉपिक और है रेडिकल सेंटर, वो भी देख लो क्या होता है। तो रेडिकल सेंटर क्या होता है ना, जैसे मान लो मैंने 3 सर्कल्स बनाए, ठीक है, ये सर्कल ही है, एलिप्स बन गया था वो। अब इन तीनों सर्कल्स के लिए मान लो मैंने इसको बोल दिया s इज इक्वल्स टू 0, s डैश इज इक्वल्स टू 0 और s डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। तो s इज इक्वल्स टू 0 और s डैश इज इक्वल्स टू 0 का रेडिकल एक्सिस कैसा आएगा? ऐसा आएगा, राइट? यस सर। यस सर। s और s डबल डैश का रेडिकल एक्सिस ऐसा आएगा कुछ, मतलब एग्जैक्टली कहाँ आएगा वो नहीं पता, लेकिन उनके बीच में आएगा ना, ये चीज मान रहे हो ना सब लोग कहीं? यस सर। हाँ सर। और यहाँ पे भी ऐसा आएगा, ठीक है। तो जो तीनों रेडिकल एक्सिस हैं, इसको मैंने बोल दिया रेडिकल एक्सिस 1, इसको मैंने रेडिकल एक्सिस 2 और इसको रेडिकल एक्सिस 3 बोल दिया। तो इन तीनों रेडिकल एक्सिस का जो कॉन्सेंट्रिक पॉइंट है, जो कोइंसाइडिंग पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर, दिस इज नोन एज रेडिकल सेंटर। तो रेडिकल सेंटर बनने के लिए, रेडिकल सेंटर को वैसे तो R से डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रेडिकल सेंटर बनने के लिए कंडीशन होती है कि नो टू सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक, नो टू सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक। दो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हो जाएंगे तो क्या इशू हो जाएगा? दो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक, उनका ये रेडियल एक्सिस होगा ही नहीं। हाँ रेडिकल एक्सिस, रेडियल नहीं रेडिकल, रेडिकल एक्सिस हाँ। हाँ उनका रेडिकल एक्सिस होगा ही नहीं। तो रेडिकल एक्सिस ही नहीं होगा तो रेडिकल एक्सिस का कॉन्साइडिंग पॉइंट कहाँ से निकालोगे? समझ गए? एंड सेंटर्स आर नॉट कोलिनियर, सेंटर्स आर नॉट कोलिनियर। देखो मान लो ऐसा हो गया ना कि तीनों सर्कल्स का सेंटर कोलिनियर हो गया, तीनों सेंटर्स का सर्कल क्या हो गया? कोलिनियर हो गया, मतलब एक ही लाइन पे लाई कर गया। तो देखो इशू क्या हो जाएगा कि इन दोनों सर्कल का रेडिकल सेंटर ऐसा आएगा, इन दोनों सर्कल का रेडिकल सेंटर ऐसा आएगा, राइट? हाँ सर। हाँ तो सर। वो कभी मीट ही नहीं करेंगे ना, तो रेडिकल सेंटर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेंट्रिक वाला अवॉइड करना है, मतलब सेम कोलिनियर वाला अवॉइड करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आपको पता है s इज इक्वल्स टू 0, आपको पता है s डैश इज इक्वल्स टू 0, आपको पता है s डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। रेडिकल सेंटर कैसे निकालोगे? लेट्स से रेडिकल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को मैंने h, k बोल दिया, कैसे निकालोगे? आपको 3 सर्कल की इक्वेशन पता है, कैसे आप रेडिकल सेंटर निकालोगे? बताओ बेटा क्या बोल रहे थे? s इज इक्वल टू s डैश करेंगे और फिर एक इक्वेशन, हाँ ठीक है, रेडिकल एक्सिस 1 मिल जाएगा, मतलब 1 मिल जाएगा। फिर s डैश और s डबल डैश को इक्वेट करेंगे, सेकंड मिल जाएगा। और फिर s डैश मतलब दो से ही और काम हो s जाएगा ना, डबल डैश और हाँ सर दोनों का हाँ सर इंटरसेक्शन दो। पॉइंट हो जाएगा। दो से काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा है ना मेथड क्या करना है? यस मुझे सर। कोई भी दो चीज इक्वेट कर लेनी है, s इज इक्वल्स टू s डैश कर लो, s डैश इज इक्वल्स टू s डबल डैश कर लो, या तो फिर s इज इक्वल्स टू s डबल डैश कर लो। सॉल्व एनी टू, आपको दो रेडिकल एक्सिस मिल जाएंगे, रेडिकल एक्सिस 1 और रेडिकल एक्सिस 2, और इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर लो तो आपको रेडिकल सेंटर मिल जाएगा h, k, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करो,
मेरे पास एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, सर्कल को एस बोल दो। एक और सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो एस डैश बोल दो। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, इसको एस ट्रिपल डैश बोल दो, एस डबल डैश बोल दो सॉरी। तो फाइंड रेडिकल एक्सिस, फाइंड रेडिकल सेंटर, जल्दी से निकाल के बताओ। फाइंड रेडिकल सेंटर। क्या आया बेटा? यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर रेडिकल एक्सिस कितनी आई? वन कॉमा जीरो। रेडिकल सेंटर 1,0 आ गया, वेरी गुड आ गया, सही हाँ आंसर सर है। आ गया। कुछ करना नहीं है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 4। इतना करो, अपने आप रेडिकल एक्सिस मिल जाएगा, माइनस 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लो, या पहले वाले से इक्वेट कर लो, तो पहले वाले से करोगे तो 2x माइनस 6y, यहाँ माइनस 6 है, वहाँ माइनस 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन मिल जाएगी। फिर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। ये सब ओरल क्वेश्चंस हैं, एस इज इक्वल्स टू एस डैश बताने की वजह से नहीं, सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। अच्छा, एक दो प्रॉपर्टीज देख लो कि अगर मैं कोई रेडिकल एक्सिस बना रहा हूँ ना, ठीक है, अगर मैं कोई रेडिकल एक्सिस बना रहा हूँ, हो गया ना ये क्वेश्चन सबसे, 1,0 आ गया ना हाँ हाँ इन दोनों सर। लाइंस को? ओके वेरी गुड। नाउ सी, अगर मान लो मैंने दो सर्कल्स बनाए हैं, तो ये जो रेडिकल एक्सिस होता है ना, वो सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन से परपेंडिकुलर होता है। जो रेडिकल एक्सिस होता है वो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन से ना परपेंडिकुलर होता है। The radical axis is perpendicular to line joining centers. Radical axis is perpendicular to line joining centers. ठीक है। दूसरा, अगर मैं देखूं दो सर्कल्स को देखूं ना, तो रेडिकल एक्सिस जो होता है वो जो कॉमन टैंजेंट होती है ना उसको बाइसेक्ट करता है। तो ये पॉइंट तो डायरेक्टली प्रूव हो रहा है ना। Radical axis bisects the common tangent. इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना। अगर रेडिकल एक्सिस मतलब अगर कोई कॉमन टैंजेंट बनाए और रेडिकल एक्सिस वाले पॉइंट लोगे, तो ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तो बाइसेक्ट हो जाएगा ना अपने आप ऑटोमेटिकली। हाँ सर। यस सर। ठीक है। और क्या होता है प्रॉपर्टीज? ये मेरा सर्किल का 5th लेक्चर है ना। हाँ
चलो बाकी प्रॉपर्टीज तो ठीक है। मान लो अगर कोई 3 सर्कल ऐसे टच करते हुए हुए एक दूसरे से, एक सर्कल हुआ, एक सर्कल हुआ, मान लो टच कर रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे हैं, एक सर्कल हुआ, ठीक है। तो इनका जो, अच्छा सही बना देता हूँ, ये हुआ और एक ऐसा सर्कल हुआ। मान लो ये टच कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो अभी मान लो अगर मैंने इसका रेडिकल सेंटर बनाया तो वो इसके बीच में आएगा, राइट एवरीवन? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। This will be the radical center. This will be R, radical center होगा। तो देखो अगर मैं सेंटर का ट्रायंगल बना रहा हूँ ना, मतलब सेंटर्स को ज्वाइन करके ट्रायंगल बना रहा हूँ, C1, C2 और C3, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मान लो मैंने बोल दिया P1, P2 और P3। तो ध्यान से देखना कि जो रेडिकल सेंटर होगा ना, ठीक है, इन दिस केस radical center will be, आप ही लोग बताओगे मुझे, will be dash with respect to triangle C1, C2 और C3 and dash with respect to triangle P1, P2 and P3। तो क्या लगता है क्या आएगा? अच्छा ध्यान से देखना, अगर मैंने ये रेडिकल सेंटर बनाया तो क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है? हाँ सर। रेडिकल एक्सिस का ही तो पॉइंट है ना रेडिकल सेंटर, तो हाँ पावर ऑफ अ पॉइंट तो बराबर ही रहेगा, समझ रहे हो? तो अगर ये बराबर है तो ये तीनों क्या C1, C2, C3 के लिए रेडियस का काम करेंगे? ऐसा कुछ सर्कल बना सकता हूँ मैं? हाँ तो ट्रायंगल में अगर कोई ऐसा पॉइंट ले लिया जहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो आप एक ये बना सकते हो ना, राइट एवरीवन? यस सर। यस। तो ये Yes. इन सर्कल हो जाएगा C1, C2, C3 के लिए, C1, C2, C3 के लिए इन सर्कल हो जाएगा, मतलब इन सेंटर हो जाएगा, सॉरी। हाँ सर। और P1, P2, P3 के लिए क्या हो रहा है? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। वो इन तीनों पॉइंट्स को तो सरकमस्क्राइब कर रहे हैं ना, P1, P2, P3। सरकम सेंटर। तो ध्यान में रखना, कभी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे तो इसी पे, इन्हीं सब टॉपिक्स पे बेस मिलते हैं। आगे बढ़े, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो ये रेडिकल सेंटर सब कंप्लीट हो गया, रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर। आज का लेक्चर बहुत ध्यान से पढ़ना, रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं मेंस में, और आप लोगों से असाइनमेंट में भी काफी क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को। अब आता है ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनल सर्कल्स आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, असाइनमेंट करते वक्त शायद मिला हो। हाँ सर, एक दो क्वेश्चन में थे। तो ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है? जब एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स इज 90 डिग्री,
एंगल बिटवीन टू सर्कल्स अगर 90 डिग्री हो जाए, अब कौन बताएगा मुझे कि एंगल बिटवीन सर्कल्स कैसे निकालते हैं? क्या लगता है कैसे निकालते होंगे एंगल बिटवीन सर्कल्स? एनीवन? एंगल बिटवीन सर्कल्स कैसे निकालते होंगे? देखो, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है ना दो सर्कल्स का, जैसे मान लो दो सर्कल्स हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जूम करके दिखा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे मैं टैंजेंट बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं टैंजेंट बनाऊंगा, और सिमिलरली इस पॉइंट, इस वाले सर्कल के रिस्पेक्ट में भी एक टैंजेंट बनाओगे। ठीक है, तो पहला वाला सर्कल के रिस्पेक्ट में टैंजेंट था, ये इस वाले सर्कल के रिस्पेक्ट में टैंजेंट है। ठीक है, अब इनके बीच में एंगल देखते हैं, हम टैंजेंट्स के बीच में एंगल देखते हैं। समझ रहे हो कैसे मेजर करते हैं? हाँ सर। हम डायरेक्टली नहीं मेजर करते, जैसे मान लो दो सर्कल है ना, तो दो सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे हम टैंजेंट बनाते हैं दोनों सर्कल के रिस्पेक्ट में, और उनके बीच में एंगल देखते हैं, उनके बीच में एंगल देखते हैं, तो हमें एंगल बिटवीन सर्कल्स पता चलता है। तो अब ऑर्थोगोनल सर्कल्स कब होते हैं? ऑर्थोगोनल सर्कल्स तब होते हैं जब दो सर्कल्स के बीच में एंगल इज 90 डिग्री। व्हेन एंगल बिटवीन टू सर्कल्स इज 90 डिग्री, जब ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएं, 90 डिग्री पे हो जाएं, तो हम बोलेंगे कि सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं। तो इसमें लिख लो कि एंगल बिटवीन tangents to circle S is equals to 0 and S dash is equals to 0 at point of intersection, at point of intersection is 90 degree, is 90 degree। ठीक है, एंगल कैसे मेजर करते हैं ये समझ में आ गया? चले गए क्या सब, या मेरी आवाज आना बंद हो गई? हाँ सर हूँ। बाकी लोग? Yes, sir. यस सर। ओके, अब देखो थोड़ा सा ना बेटा, मैं क्योंकि मैंने बोला था ना सर्कल्स में 90 डिग्री बहुत सारे बनते हैं, तो उसका हम यूज करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई हो जाता है, बहुत सारी चीजें अप्लाई हो जाती हैं। तो देखो थोड़ा सा मैं इस चीज का यूज कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों के लिए समझना बहुत आसान हो जाए। इस सर्कल के सेंटर को मैंने C1 बोला, इस सर्कल के सेंटर को मैंने C2 बोला। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कोई टैंजेंट बनाऊंगा और यहाँ पे अगर मैं कोई टैंजेंट बनाऊंगा, तो सबसे पहले तो ये बात समझो कि ये दोनों सर्कल के सेंटर से पास होगा क्या? अगर आप किसी सर्कल का टैंजेंट बनाते हो और उससे परपेंडिकुलर बनाते हो नॉर्मल, तो मैंने बताया था ना कि 90 डिग्री जो होता है वो सेंटर से पास होता है नॉर्मल हमेशा सर्कल के केस में। हाँ सर। हाँ, sir. हाँ तो अगर ये टैंजेंट है तो उसके लिए ये नॉर्मल है ना, और वो C2 से पास होगा। ऑर्थोगोनल सर्कल है, जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तब की बात कर रहा हूँ, हर केस में नहीं होगा ऐसा। समझ रहे हो? यस सर। हाँ, sir. सिमिलरली ये वाला भी 90 डिग्री, ये वाला टैंजेंट है तो उससे 90 डिग्री नॉर्मल है, तो यहाँ से पास करेगा। और अगर दोनों सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को मैं D बोल दूं, अगर दोनों सेंटर्स के सर्कल के सेंटर के बीच डिस्टेंस को मैं D बोल दूं, तो देखो क्या आप यहाँ से ये चीज समझ रहे हो कि D स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा? हाँ सर। एक ट्रायंगल देखो, ये C1 C2 और P वाला ट्रायंगल देखो, तो पाइथागोरस ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू D स्क्वायर, पाइथागोरस अप्लाई किया। क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट को -G1 F1, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट को -G2 F2, ठीक है, ये रख रहा हूँ। और रेडियस आप लोग को पता है फिर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो D स्क्वायर कितना हो जाएगा? D स्क्वायर कितना हो जाएगा? G1 G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 F2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ, y2 - y1
का होल स्क्वायर अपॉन x2 माइनस हाँ। x1 का होल स्क्वायर, यही तो लिखते हो ना। रेडियस हाँ 1 सर। कितना हो जाएगा? रेडियस 1 कितना हो जाएगा? g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1। रेडियस रूट में होता है, रेडियस 1 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो यही रहेगा। हाँ हाँ सर। हाँ सर। g2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? सिमिलरली प्लस g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर मतलब रेडियस 2 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर नहीं रहेगा, माइनस c2। अब देखो यहाँ से ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से ओपन करोगे तो आ जाएगा g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर माइनस 2g1 g2 प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2 f1 f2 इज इक्वल्स टू g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c1 माइनस c2। तो देखो g1 स्क्वायर g2 स्क्वायर f1 स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा? माइनस साइन तो कॉमन लेकर के हटा दो, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस कॉमन लेके हटा दो, तो क्या आ रहा है? 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2। हाँ सर। राइट। और Yes. ऑर्थोगोनल सर्कल के लिए ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर। इसके लिए मैं कुछ और नहीं कर सकता। तो ऑर्थोगोनल सर्कल के लिए क्या होता है? एक तो ये होता है दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेडियस 1 का स्क्वायर प्लस रेडियस 2 का स्क्वायर, और उसी का एक्सपेंशन ये होता है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2। यहाँ पे याद रहे g1 g2 क्या है, f1 f2 क्या है और c1 c2 क्या है, याद रखना। सर्कल की इक्वेशन वाले पॉइंट सही है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल सर्कल क्या होते हैं? जब दो सर्कल के बीच का एंगल 90 डिग्रीज हो। दो सर्कल के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, और हाँ क्या करते हो कि क्या कहते हैं उसकी कंडीशन क्या होती है? 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2। सर्कल के बीच के एंगल्स को कैसे नापते हैं? उस पर टैंजेंट बनाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ ऑर्थोगोनल सर्कल्स पे। अब जितने क्वेश्चंस नहीं हुए थे वो करो, और स्टेट आर्काइव्स के क्वेश्चन 1 to 15। एक सेकेंड, इस वीक में ये मेरा लेक्चर खत्म हो गया ना? इसके बाद नहीं है ना? अगले वीक में सर। नेक्स्ट वीक में आएगा ना? तो Yes. स्टेट आर्काइव्स में 1 to 30, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप लोगों से होंगे भी नहीं, तो जितना मैंने ऑर्थोगोनल सर्कल्स तक पढ़ा रखा है, ठीक है, उतने सारे क्वेश्चंस करो। देखो एंगल बिटवीन सर्कल्स नहीं पढ़ाया मैंने, ऑर्थोगोनल सर्कल्स पढ़ाया है मैंने, ठीक है। रेडिकल एक्सिस रेडिकल सेंटर पढ़ा दिया है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ा दिया है, टैंजेंट पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है, और कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन बता दी है। तो ये सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं, और बाकी बेसिक्स सर्कल्स के बताएं, पोलर बताया हुआ है, ध्यान रखना। पोलर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। पावर ऑफ अ पॉइंट बता रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं, ये सब कवर करो। ये जो असाइनमेंट है आप लोगों का स्टेट आर्काइव क्वेश्चन 1 to 30 ये करो, और जितने मतलब स्टेट लेवल एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकते हैं, मतलब पूरा एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर लो एक फ्लो में। जितने एक दो टॉपिक्स रह रहे हैं, अभी फैमिली ऑफ सर्कल्स रह रहा है, एक लेक्चर और लगेगा मुझे, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स के क्वेश्चन छोड़ करके, सॉरी फैमिली ऑफ सर्कल्स के क्वेश्चन छोड़ करके बाकी पूरा कंप्लीट कर लो। फैमिली ऑफ सर्कल और एंगल बिटवीन सर्कल्स, ये दो टॉपिक छोड़ करके बाकी पूरा कंप्लीट कर लो। Yes.